कक्षा 10वीं की मेरी प्रिय जिज्ञासु छात्र छात्राओं, देखो बेटा, इसके पिछले पीरियड में अपन क्या पढ़े थे। अपन इकाई क्रमांक 5 पर चर्चा चल रही थी और वो पाठ पूर्ण हो गया था। और इसी पाठ पर जो शील के बरवय छंद जो है, ये तो अपने पाठ्यक्रम से इस वर्ष जो है सरकार ने अलग कर दिया इस पाठ को, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करनी है। अपन आ जाते हैं इकाई क्रमांक 6, जीवन दर्शन के अंतर्गत ये पाठ आ गया बेटा 6.1 में। आरसी प्रसाद सिंह का लिखी हुई जो कविता है जीवन का झरना, ये इस पर अपन चर्चा करेंगे। और ये सिंह जी की जीवन परिचय तो मैंने तुमको अगले पीरियड बता दिया था, है ना। आगे देखते हैं, जीवन का झरना, है ना। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल में उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। इतनी पंक्तियां देखते हैं। कविता की ये पंक्तियां हमारे प्रसिद्ध कवि आरसी प्रसाद जी सिंह के द्वारा रचित जीवन का झरना नामक काव्य से उद्धृत है। ये रहा बेटा सुंदर, है ना। अब उसके बाद आ जाओ प्रश्न। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर सिंह जी ने जीवन, मानव जीवन किस तरह से होना चाहिए, कैसा है, इसका सुंदर चित्रांकन झरना से तुलना करते हुए कहते हैं। आ जाइएगा व्याख्या। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती इसका पानी है। पूरा रूपक है बेटा। कौन सा अलंकार चमक रहा है इसमें? रूपक। कहे यह जीवन क्या है, निर्झर है, सीधा मानव जीवन को झरना कह दिया, है ना। जैसे झरना में पानी बहता है, उसी तरह से मस्ती ही इसका पानी है। जीवन रूपी झरना के और जोश उसका जल है, उसमें बहने वाला पानी कहला रहा। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। और ये जीवन कभी तो सुख तो कभी दुख, ऐसे समय को बिताते हुए, ऐसी परिस्थितियों को सहते हुए निरंतर आगे बढ़ता है। कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल में उतरा नीचे। ये निर्झर, ये झरना किस समय पहाड़ के उस गर्भ से ऊपर आ गया और ऊपर आकर के धरती पर प्रवाहित होने लगा। तो कहता है कब फूटा गिर के अंतर में, पर्वत के गर्भ में किस प्रकार से, कब ये जो है प्रस्फुटित हो गया।
इस तरह से निरंतर धरती पर बहने लगा है। किस घाटी से बह कर आया, समतल में अपने को खींचे। घाटी किसको कहते जानते हो ना, है? अरे दो पर्वतों के बीच के स्थान को घाटी कहता है बेटा। जैसे ही हिमाचल और सतपुड़ा दो पर्वत हैं, बिल्कुल करीब में है एक दूसरे, और उन दोनों के बीच की जो भूमि है उसको कहते हैं घाटी। तो कहते हैं कि इस घाटी से बह कर आया, समतल में अपने को खींचे। इस ऊंची नीची भूमि को तोड़ते हुए झरना जो है आगे मैदानी क्षेत्र में आ गया। समतल, समतल कौन सा क्षेत्र होता है? मैदानी क्षेत्र। ठीक है, आगे देखो बेटा। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। संदर्भ और प्रसंग तो पूर्वत है बेटा, व्याख्या देखो इधर। निर्झर में गति है, यौवन है। हमारा जीवन कैसा होता है? जन्म के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद युवावस्था, तरुणावस्था कहते हैं, तरुण के बाद युवा, है ना? और युवा जब होता है मानव, तो जो भी काम लेता है चुटकी बजाते हो जाता है। हाँ, काम को पूर्ण करने के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं होती। जैसे जरा हो जाता है मानव, जरा माने बुढ़ा, बुढ़े को कोई भी काम दिया जाए तो बेचारा उसको पूर्ण करने में असमर्थ हो जाता है। कागज तो कर ताकतें बहुत कम हो जाती है बेटा, तो कतिक लग कर डर ही हो। और जवान है, कोई भी काम यदि शुरू करता है तो कुछ ही समय में पूर्ण कर देता है। इसी कोई कहते हैं निर्झर में गति है, यौवन है। जिस तरह से झरने में गति है और जोश होता है यौवन, उसी तरह से मानव रूपी निर्झर में भी इसी तरह से गति होती है। जो काम उठाता है मानव पूर्ण कर लेता है। निरंतर आगे बढ़ता जाता है। परेशानियां जो आती है उनको क्या करता है, उससे जो है टकराता है, उससे निपट करके आगे निकल जाता है, हैं? धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बस कहता है निरंतर हम काम करते रहेंगे। और इस तरह से यह जो जीवन युवा है, यौवन का जीवन बड़ा ही अच्छा जीवन है।
जो भी काम पकड़ता पूर्ण करता है। धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। जो संकट, जो कुछ विपत्ति आती है उसे संघर्ष करता, उसे जो है बर्दाश्त करता, निरंतर आगे बढ़ता है, संघर्ष करते हुए आगे निकल जाता है। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन है मधमाता, लहरें उठती है गिरती है, नाविक तट पर पछताता है। कठिनाइयों का सामना करता है। कविता में ये बात बताई गई है, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, है ना, मुश्किल से मुश्किल काम को करने के लिए हिम्मत रखता है वह जो यौवन है वो मानव जो इस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ता है और कठिनाइयों को झेलते हुए आगे निकल जाता है। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन में मधमाता, और जोश में इस तरह से भरा हुआ यह जो मानव है निरंतर अपने काम पर जो है सफलता प्राप्त करता है। लहरें उठती है गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। जिस तरह से निरंतर जल के बहने से लहरें निकलती है उसमें हैं और आगे बढ़ती, कहीं पर गिरती ही है, विलीन हो जाती है, उसी तरह से इस मानव रूपी जीवन में, मानव के इस जीवन में इस प्रकार की विषम परिस्थितियां आती है। उस विषम परिस्थितियों को झेल करके जो है वह आगे बढ़ता है, हैं? और जो इन परिस्थितियों को झेलने में असमर्थ हो जाता है, हैं? तब उसको पछताना पड़ता है, अरे मैं यहाँ इसको कर लिया होता तो मेरा काम बन जाता, है ना। नाविक तट पर पछताता है क्योंकि काम बंद कर दिया वो, है, ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए जिसको सहारा लेकर के कार्य को पूर्ण करने की क्षमता रखता है, यदि किसी तरह से असमर्थ हो गया तो बाद में उसको क्या होना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता। कवि कहते हैं कि उस युवावस्था में जो जोश मानव में होता है वो कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूपेण सक्षम होता है। ठीक, आगे लिखिएगा। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जब दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर यह झक्कर कहता है। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या आवश्यक है, कवि ने इस
पंक्ति पर कितनी अच्छी बात कही। कहते हैं निर्झर में गति है जीवन है। संदर्भ और प्रसंग तो पूर्वत ही है बेटा। आ जाओ व्याख्या में। देखे कि जीवन एक झरना, जिस तरह से झरना जो है किसी के रोके नहीं, निरंतर झरता ही रहता है, निरंतर चलता है। तो इस तरह से मानव जीवन है। जीवन में दुख सुख तो आते ही हैं, अर्थात इन कठिनाइयों परेशानियों को झेलते हुए जो मानव आगे बढ़ता जाता है ना। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव। समझ जाओ कि जिस दिन भी यह गति रुक गई, अर्थात मानव अपने कर्तव्य से वंचित हो गया। तो कब वंचित हो जाएगा? जिस दिन श्वास की गति उसके हृदय से निकल जाएगी। नहीं तो मानव का एक उद्देश्य जो होता है, मुख्य उद्देश्य क्या? जीव को उपार्जन। मानव को जीवित रहने के लिए उपार्जन तो करना पड़ेगा, है कि बैठे बैठे आ भगवान मोल खाए दे दे की दी तान खाए पर आ जाइए कर आ जाइए, नहीं आए ना। बगैर परिश्रम के कोई जो है किसी का उदर पोषण नहीं होता बेटा। इसलिए इन्हीं भावों को लेकर के कवि कहते हैं कि निर्झर में गति है जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जब दुर्दिन घड़ियां गिन गिन, है ना। घड़ियां गिन गिन, समय को देखते देखते समय निकल जाएगा। समय में जो गति है, समय में जो इस प्रकार का रफ्तार है, उसको ध्यान देना है कि संत लोग कहते हैं क्या कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी जब बहुरी करेगा कब। देखे ना, मनुष्य को क्या करना चाहिए? अरे अभी काय परे है काली बार कर लूं, ऐसे आलसी करके काम ला टाल दे। समय निकल जाता है, काम रुक जाता है ना। इस तरह के नहीं करनी चाहिए, निरंतर काम करते ही रहना चाहिए। अंग्रेजी की एक कहावत मुझको याद आ गई है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे चलो, निरंतर चलो। तुम लोगों ने ये पढ़ा है ना, 8वीं क्लास में पढ़ाया था बेटा, क्या? द हेयर एंड द टॉर्टाइस, कछुआ और खरगोश। तब ये कविता हम यही बताते कि मनुष्य को निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, है ना। झरना के माध्यम से बहुत अच्छी बात अपने को प्रेरित किया जा रहा है। तो उस दिन मर जाएगा मानव, जब दुर्दिन घड़ियां गिन गिन, कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ, जब काम बंद कर देगा तो फिर निष्क्रिय हो जाएगा वो। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर।
इस तरह से जोश, मानव का जो जोश है वो उसको आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करता है। और जब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, डोंट सी बैक, पीछे देखने की जरूरत नहीं। मेहनत करते रहो। तब जवानी क्या कहती है, जोश क्या कहता है, बढ़े चलो सोचो मत होगा चलकर। अरे काय हुई, ये बात के सोचे के काम नहीं। लगातार अपने को क्या करना, परिश्रम। हमने पढ़ा क्या, मेहनत ही सफलता की क्या है, कुंजी। हाँ, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कुंजी से ताला खुल जाता है नहीं, तो मेहनत रूपी कुंजी से हम अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। ऐसा है। निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर। डोंट थिंक, मत सोचो, डू इट ऑलवेज, निरंतर करते रहो, है ना। सोचो मत क्या होगा चलकर। काय हो ही रे, ऐसे की सोचत मत बैठेगा। जो होगा सो होगा, अपना परिश्रम करो। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। देखते हो झरना रुकता है क्या, रहा नहीं अभी बोला थोड़ा तनिक आराम कर अंदर, ऐसे कहते का झरना। मानव जीवन के युवावस्था को, है ना, कवि ने झरना मानकर कहा कि जिस तरह से झरना निरंतर चलता है कभी रुकता नहीं, उसी तरह से मानव जीवन को सफल बनाने के लिए मानव को झरने की भांति निरंतर चलते रहना, निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर यह झर कर कहता है। कार्य को बंद करना यही मृत्यु को प्राप्त होना है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करना आवश्यक है। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया बेटा, है ना। अब आ जाओ इसके कुछ शब्दार्थ है। निर्झर का मतलब झरना, यौवन का मतलब जवानी, तत्व का मतलब तीर, किनारा, मस्ती का मतलब आनंद, और मदमाता का मतलब मद में चूर। मद काला कितने, मद माने घमंड, गर्व, गिरी माने पर्वत, दुर्दिन खराब दिन, बुरे दिन कहता। घड़ी 24 घंटे का समय को घड़ी कह रहा है, यहाँ पर वही भाव दिया है। तो इस तरह से ये रहा कुछ शब्दार्थ। अब इसके अभ्यास के प्रश्न है, देखो ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 1, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। कौन कौन रूप में तुलना करे, एला अपन भाषा में लिखना। दूसरा नंबर है, कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशा है, मानव जीवन में इनका महत्व क्या है। क्रमांक 3,
संपूर्ण कविता में झरना मानव जीवन के विभिन्न भावबोधों से जुड़ता है। कैसे? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। कैसे मानव जीवन से जुड़ता है, हैं? ये पढ़े हैं कविता भी, तो सोचना है कि वास्तव में झरना को मानव जीवन से कैसे जोड़ता है, बाधाओं को। अच्छा, नंबर 4 देखो, बाधा से रोड़ों से लड़ता उक्त पंक्ति का आशय जीवन को कैसे और कब कब प्रभावित करता है, प्रभावित तथा प्रेरित करता है। अपने शब्दों में लिखिए। पंचम है, जीवन का झरना। कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। नंबर 6वां, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जो मानव मन को संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। ये 6 प्रश्न है और इसके पूरे उत्तर इस काव्य में उद्धृत है। इसको पढ़ा दिया, मैं तुमको समझा भी दिया और इसको सुंदर छोटे शब्दों में लिख करके इसका उत्तर लिखना। अब देखो पाठ के आगे, उपर्युक्त कविता मन में आशा का संचार करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे परिवेश की बहुत सी घटनाएं हमारे मन में किस प्रकार की भावों को जगाती है, उनका संकलन कर उन पर चर्चा कीजिए। देखा था, कविता संकलन करना, एकत्रित करना और फिर ओकर पर विचार कर सकते। उपर्युक्त कविता में निर्झर, यौवन आदि प्रतीकों के द्वारा सदैव गतिशील रहने का संदेश दिया गया है। कविता से उन प्रतीकों का चुनाव कीजिए जो इसके विपरीत भाव को प्रकट करते हैं। चतुर्थ, आ जाओ इसमें, अच्छा तृतीय को देखो, सुख और दुख के मनोभाव से बंधा हुआ जीवन आगे बढ़ता है। हमारे परिवेश में इन भावों की अनुभूति हमें होती है। ये भाव हमारे व्यक्तित्व और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। अपने विचारों को तर्क सहित देखिए, तर्क सहित रखिए। इस प्रकार से बेटा चतुर्थ को देखो, कविता में यह साफ झलकता है कि झरना पहाड़ के अंदर से फूटकर विभिन्न बाधाओं को लड़ते हुए आगे बढ़ता है ना। कि रहा रे अभी नीचे बहाव ऐसे की रुक जाते का नहीं, वो तो चाहे चट्टान हो या कोई भी हो, हैं, उसको पार कर चला जाता है।
हाँ, इस प्रकार से ये जो है भाषा के आगे 4 प्रश्न हैं, इनको भी बनाने हैं। उसके बाद आ जाइए भाषा के बारे में। भाषा अध्ययन के अंतर्गत है ये, हैं। नंबर 1, निर्झर, गिरी और तीर, अंचल आदि शब्द के कविता में प्रयुक्त हुए हैं, उसे मूलतः संस्कृत भाषा से सीधे सीधे प्रयोग में आ गए। पाठ में आए कि इस प्रकार के कुछ शब्दों का मुँह कर ढूंढ कर उनसे वाक्य बनाइए। नंबर 2, ये भाषा अध्ययन के अंतर्गत है बेटा। हाँ, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक ही चलने की अपनी मस्ती में गाता है। क्या कहता है? कविता की इन पंक्तियों में निर्झर का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति के उपकरणों में मानवीय चेतना का आरोपण, मानवीकरण की पहचान, मानवीकरण का ये क्या है? लक्षण है। जैसे निर्झर में गति है, यौवन है, उसका आगे बढ़ना, मस्ती में गाना, हिंदी साहित्य में इसे एक अलंकार माना गया है। क्या कहते हैं उसको? मानवीकरण अलंकार, है ना। मानव की तरह वह जो है भाव व्यक्त करता है। कालक से मानवीकरण बता देता, सुनो। जहां निर्जीव को सजीव सा व्यक्त कर दे तो मानवीकरण है। एक मेरे गुरु की कविता मैं तुम्हें सुनाता हूं, मानवीकरण अलंकार। हमारे गुरुदेव स्वर्गीय गया प्रसाद जी बसेड़िया, समझ में आया ना। उनकी कविता के कुछ कड़ी को मैं बता दे रहा हूं। क्या लिखे हैं वो? प्रकृति देवी तू प्रवृत्ति ऋतु में नित्य नौ शोभा पाती है, जनु विभूषिता रूप गर्विता दिव्य नवीली भाती है। हरित वस्त्र, देखो प्रकृति को देवी कह दिया कवि जी ने। एक प्रकृति रूपी देवी तू प्रावृत ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में देखते हो कि धरती में हरियाली जो है चारों तरफ दिखाई देती है, हैं? उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति देवी तो प्रावृत ऋतु में नित्य नव शोभा पाती है, जनु विभूषिता रूप गर्विता दिव्य नवीली भाती है। हरित वस्त्र परिधान, जहां तहां धरती घास से हरे भरे दिखाई देते हैं, उसका चित्रांकन करते हुए कवि जी कहते हैं कि हरित वस्त्र परिधान मनोहर, शोभा सुभग हृदय हारी, वस्त्रकार विधि अर्पण करता, पुष्पकार सुंदर सार। देख रहे हैं ना, इस तरह की जो रचना है, इस तरह के जो काव्य हैं, उसको कहते हैं बेटा मानवीकरण अलंकार।
तो समझ में आया ना मानवीकरण। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक ही चलने की अपने मस्ती में गाता है। ठीक है। मानवीकरण अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण कविता से ढूंढ कर लिखिए। और कोई कविता तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उन कविताओं से इस प्रकार की कविता, इस प्रकार की जो पंक्तियां मिली उसको कहेंगे। पता लगाओ और पता लगा करके लिखिए कहता है। नंबर 3, जैसा कि अभी मैंने बताया ना, हमारे गुरुदेव गया प्रसाद जी बसेड़िया, समझ में आया ना, यही शिक्षक थे वे। हाँ, कविता में आए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप भी एक कविता लिखिए। यौवन, मदमाता हैं, कुल, किनारा, जीवन, कीरी, पाश, भूतल, गति। ठीक है। इस तरह से बेटा नंबर 3, कविता में आए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप भी कविता लिखिए। मांगत, यौवन, मदमाता, कुल, किनारा, जीवन, गिरी, पर्वत, भूतल, गति, करुणा, मस्ती, मानव, झरना, पछताना, चंचल, अंचल, बहना आदि। इनमें से कुछ जो भी शब्द तुम्हारे मस्तिष्क में बैठता, ऐसे जो है ये करके लिखना कविता। जब मैं रिसाली में था बेटा, तो एक लड़का था जिसका नाम था बरातू। वो लड़का बस जैसे अभी बताया ना, ये कह रहा है कि अपने मन से कविता लिखो, तो वैसी वो कविता लिख देता था। बरातू देशमुख, वो चल बसा बेटा, उसका ससुराल यहीं चंदखुरी था। जो वहाँ पर दुर्गा चौक में ऐसे कोने में एक लड़की रहती है ना, पूर्णिमा नाम की, वही लड़की रिसाली में गई थी उस लड़के के लिए। तो ये बरातू कविता लिखता था। हाँ, बड़ा ही ऐसा लड़का था ये। आशुतोष कहते हैं, माने तुरंत किसी के बारे में तुरंत कविता बोल देना, रचना कर देना, आशु कवि कहलाता है। सोच विचार के लिखे काम नहीं है, बस तुरंत तो जैसे बोलते नहीं कि चलो हमारे बारे में कविता बोलो भाई, तो बोल देता हूँ। ऐसा जिज्ञासु बच्चा था। तो योग्यता के साथ देखो अब आगे। प्रकृति के द्वारा मानव जीवन की विविध भावों को अभिव्यक्त करने वाली कविताओं को खोज करके पढ़िए और साथियों से चर्चा कीजिए। दूसरा है, जीवन में है आशावादी भावों को संचार करने वाली अन्य कविता खोजिए और अपने शिक्षक तथा मित्रों से चर्चा कीजिए। ये पाठ पूर्ण हो गया बेटा। आ जाओ आगे। पाठ 6.2। एक था पेड़ और एक था ठूंठ। इसके रचयिता हैं कौन? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर।
ये लेखक हैं, ये इनकी लेख है। तो ये कन्हैयालाल जी मिश्र, इसके संक्षिप्त जीवन परिचय आगे दिया हुआ है बेटा, थोड़ा सा देख लेते हैं। जीवन परिचय क्या लिखता? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के माने जाने निबंधकार हैं। देखा, निबंध क्या है जानते हो? कोई बताएगा निबंध को क्या कहते हैं? हमारे गद्य की भाषा में क्या कहते हैं इसको, निबंध को? अरे हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका नाम नहीं है क्या? नवीं में बताया गया होगा, हैं? नवीं मैंने पढ़ाया था ना बेटा। विधा कहते हैं, विधा दो प्रकार की होती है, गद्य विधा और काव्य विधा। समझ में आया ना? तो गद्य विधाओं में निबंध भी एक विधा है। और एक आदमी विधा का नाम जानते हो? गद्य विधा का कहानी, निबंध है ना, एकांकी, नाटक, और एक ठंडा था तुमन, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, डायरी, ये सब गद्य विधाएं हैं, है ना? तो ये बता रहा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के माने जाने निबंधकार। हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध किसको कहते हैं, कहानी किसको कहते हैं, एकांकी किसको कहते हैं, नाटक किसको कहते हैं, ये सब के लक्षण हैं। हाँ, सबकी परिभाषा है, सबके जो है पहचान है। कहीं भी किसी तो हम लोग कुछ भी नहीं, क्या एक साथ कुछ भी नहीं बोल सका। क्या है, साहित्य की कसौटी पर कसना पड़ता है उसको कि वास्तव में वो है क्या, किस श्रेणी में आता है ना? तो इस तरह से है बेटा। अच्छा देखो, ये जो है 6.2 कन्हैयालाल जी मिश्र प्रभाकर, ये इन्होंने राजनैतिक और सामाजिक जीवन में संबंध रखने वाले कई निबंध लिखे हैं। राजनैतिक और सामाजिक, इन दोनों समय में जो प्रभावित करने वाले, संबंध को रखने वाले निबंध लिखते हैं। ये इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, है ना? देखा, स्वाधीनता आंदोलन में ये बढ़ चढ़कर कार्य किए हैं, जिसके कारण कई बार इनको जेल जाना पड़ा। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी के गुणों की खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे। देखे ना, यह रूपा के, हाँ, तो शिक्षा के खेत मानते थे, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे और कहा करते थे, इनमें प्रचार ही हुंकार नहीं, सच्चे मित्र की पुकार है और पाठक का कंधा थपथपाकर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। देखा, उनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था। ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे। ज्ञानोदय
एक पत्रिका है, मासिक पत्रिकाएं कितनी होती जानते हो? दैनिक पत्रिका होता है, होती, और मासिक पत्रिका होती है, और साप्ताहिक पत्रिका होती है, वार्षिक पत्रिका होती है, बहुत तरह की पत्रिकाएं होती है। तो ये ज्ञानोदय संपादक रहे हैं। इन ज्ञानोदय के संपादन इन्होंने किया। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, ये शीर्षक पर इन्होंने इनकी लेखनी चली है। अब प्रस्तुत पाठ एक था पेड़ और एक था ठूंठ, अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा। ठीक, एक ठन पाठ हो गए।